गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स फैक्ट के बारे में। तो पहला फैक्ट है कि हाल ही में जारी इंडिया एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का तीसरा स्थान है और भारत ने जापान को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान को प्राप्त किया है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का तीसरा स्थान है। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको पुणे हवाई अड्डे का नाम रखा गया है संत तुकाराम महाराज के नाम पे। किस राज्य ने हाल ही में मनकीड़िया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। ओडिशा के द्वारा किस राज्य ने हाल ही में मनकीड़िया समुदाय, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनकीड़िया समुदाय किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको उड़ीसा से हो जाएगा और इनको आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। तो मनकीड़िया समुदाय उड़ीसा राज्य के द्वारा। विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस हर साल कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। 41वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। 41वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया, तो मनोहर लाल खट्टर, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। हर साल विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। हांगजो ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता। हांगजो ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता, तो जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर के द्वारा। याद रखिएगा, जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर के द्वारा हांगजो ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब जीता गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। हाँ, प्रश्न एक कहता है, ईमू ए फ्लाइटलेस बर्ड रिसेंटली इन न्यूज इज ए नेटिव टू विच कंट्री। हाल ही में खबरों में आया उड़ने में असमर्थ पक्षी एमू किस देश का मूल निवासी है, तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। अभी हाल ही में एक रिसर्च पेपर आई थी जिसमें एमू के बारे में कहा गया था, पंखों की हड्डी जो है भ्रूण की गति में अंतर के कारण छोटी और विषम प्रदर्शित हुई है। यह अध्ययन जो है, इस अध्ययन में बताया गया है कि जो विकासवादी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं उसके वजह से इनका विकास है प्रभावित हो रहा है। कंकाल संरचना में जो है, इनके पक्षियों के कंकाल संरचना में अंतर पाया जा रहा है। एम रेटाइडर परिवार से उड़ने में असमर्थ पक्षी है, तो एमू जो है वो आपको रेटाइड परिवार से संबंध रखता है, जो सबसे आदिम आधुनिक पक्षी परिवारों में से एक है। वे शुतुरमुर्ग के बाद दूसरे सबसे बड़े जीवित पक्षी हैं। एमू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों से लेकर ऊंची पहाड़ी तक विविध क्षेत्रों में इनका निवास स्थान होता है। तो एमू के बारे में है कि इनकी संरचना जो है उसमें अंतर पाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर 2 कहता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तीसरा नंबर कहता है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस, भारतीय कैंसर जीनोम एटलस के द्वारा।
चौथा नंबर कहता है वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन कैंसर जीनोम एटलस, भारतीय कैंसर जीनोम एटलस के द्वारा इसका जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है व्यापक मल्टी कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय कैंसर जीनोम एटलस ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टीओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म कैंसर अनुसंधान और उपचार को बेहतर बनाने के लिए भारतीय कैंसर रोगियों के डेटा तक पहुंच को ओपन एक्सेस प्रदान करेगा। इसमें स्तन कैंसर रोगियों के डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रोफाइल शामिल होंगे जो नैदानिक परिणामों से जुड़े होंगे। वर्तमान में पोर्टल में 50 स्तन कैंसर रोगियों को डाटा है, जिसे अगले साल 500 से अधिक रोगियों तक विस्तारित करने की योजना है। डेटा भारत के प्राइड दिशा निर्देशों के तहत स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, जो नैतिक साझाकरण को बढ़ावा देता है। ICGA एक राष्ट्रीय पहल है जिसे सार्वजनिक, निजी, परोपकारी साझेदारी द्वारा समर्थित किया गया है। इसमें 50 से अधिक विशेषज्ञ जो है वो योगदान दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसीव्ड द 2024 ईवन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 ईवन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिला? तो ये आपको हो जाएगा पहला एग्रीकल्चर, दूसरा नॉन कम्युनिकेशन डिजीज, गैर संचारी रोग, तीसरा है वैक्सीनेशन सर्विसेज, टीकाकरण सेवाएं, और चौथा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 ईवन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार दिया गया? तो ये आपको हो जाएगा बी, गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR को गैर संचारी रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम और नियंत्रण तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 2024 के ईवन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ICMR के योगदान को दर्शाता है। यह सम्मान ICMR की पहल को दर्शाता है, जिससे कि स्वास्थ्य सहायक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करना और व्यापक सर्वेक्षण आयोजित करना शामिल है। अगला प्रश्न है, पल्लिकरनई मार्शल रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा पल्लिकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पल्लिकरनई जो है वो दलदली भूमि के आसपास एक बाथिमेट्रिक अध्ययन किया जा रहा है, ताकि यह मापा जा सके कि कितना कीचड़ जो है यहाँ से हटाया जा सकता है। यह अध्ययन आर्द्रभूमि बहाली और बाढ़ प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो बाढ़ प्रबंधन के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्र जो है गाद से भर जाता है, तो जो जल की सोखने की क्षमता है इनकी घट जाती है, जिससे पानी का जो फ्लो है वो रिहायशी इलाकों में बढ़ता है। तो इसीलिए इसका अध्ययन किया जा रहा है। सीवेज डिस्चार्ज से बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। यह दलदल मीठे पानी और आंशिक रूप से खरे पानी की आर्द्रभूमि है, जो तमिलनाडु के चेन्नई से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों के लिए बाढ़ बफर के रूप में काम करता है। दलदल में ओकियम मदाव और कोलम क्रीक के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ी 56
65 आर्द्र भूमि शामिल है। पल्लीकरनई भारत में एक रामसर साइट भी है, तो याद रखिएगा पल्लीकरनई आर्द्र भूमि जो कि एक रामसर साइट भी है। अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। रिसेंटली व्हाट इनोवेटिव पेस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम JNCASR एंड ICAR NBAIR। हाल ही में JNCASR और ICAR NBAIR के वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा अभिनव कीट नियंत्रण समाधान विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, दूसरा कहता है सस्टेनेबल फेनोमेन डिस्पेंसर, और तीसरा कहता है इंस्पेक्ट रेसिडेंट क्रॉप, चौथा है केमिकल रिपेलेंट्स, रासायनिक विकर्षक, जैविक कीटनाशक, टिकाऊ फोरमैन डिस्पेंसर। तो विकसित किया गया है, तो टिकाऊ फोरमैन डिस्पेंसर को विकसित किया गया है। JNCASR और ICAR NBAIR के शोधकर्ताओं ने एक टिकाऊ फोरमैन डिस्पेंसर बनाया है जो फेरोमोन की नियंत्रित रिलीज दर से सुनिश्चित करता है, जिससे कीट नियंत्रण लागत में काफी कमी आती है। यह नवाचार मेसोफोरस सिलिका मैट्रिक्स का उपयोग करता है, जिससे स्थिर फेरोमोन रिलीज और कीट प्रबंधन में बेहतर दक्षता मिलती है। इस तकनीक का उद्देश्य प्रयोगशाला अनुसंधान से बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में संक्रमण करके किसानों को लाभ पहुंचाना। इस प्रकार कीट नियंत्रण में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देते हुए कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द टर्म ब्लैक कोट सिंड्रोम रिफर्स टू? ब्लैक कोट सिंड्रोम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है ए मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू वियरिंग ब्लैक कोट्स, काले कोट पहनने से संबंधित एक चिकित्सा स्थिति। दूसरा कहता है द एंजाइटी एंड द फियर एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन इन कोर्ट रूम, न्यायालयों में आम नागरिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चिंता और भय। तीसरा कहता है फैशन ट्रेंड एमंग लॉयर्स, वकीलों के बीच एक फैशन प्रवृत्ति। चौथा कहता है टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब करप्शन इन द जुडिशरी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालयों में आम नागरिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चिंता और भय। इसके बाद बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है वो टर्म है जो कि साइकोलॉजिकल अनएज एंड इंटिमिडेशन फेल्ड बाय कॉमन सिटीजन्स व्हेन डीलिंग विद द जुडिशियल सिस्टम स्पेशली द कोर्टरूम मीटिंग। तो ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है वकील और जज प्रणाली यानी कि जज से एक आम नागरिक के मन में जो भय पैदा है कि इनके पास बहुत पावर है, इनके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, तो एक डर का जो माहौल है उसी को रेफर्स किया जाता है। ये एंजाइटी स्टेम्स फ्रॉम फैक्टर्स सच एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आखिर ये एंजाइटी क्यों है? तो लोगों को पता है कि वकील से अगर कोई वकील की बात अगर नहीं सुना जाएगा यानी कि उनकी हर एक बात नहीं माना जाएगा तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो फंस जाएगी, उनके द्वारा हमारा सहयोग नहीं किया जाएगा, प्रोलॉन्ग डिले हो जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, रोज कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते जीवन खत्म हो जाएगा। अनफैमिलियर ऑफ द लीगल प्रोसेस जो है यानी कि कानून की जो उलझने हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो जीवन जो है वो काफ़ी कठिन हो जाएगा। दिस सिंड्रोम इफेक्ट्स पीपुल particularly those from marginalized and vulnerable section of the society। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मार्जिनाइज सेक्शन से हैं,
उनके लिए ये बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि उनको तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको किसी दूसरे तीसरे की सहारा लेनी पड़ती है, और उससे चुनौती और बढ़ जाती है, उनका शोषण ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है वो एक टर्म है जो कि यूज होता है वकीलों और न्याय प्रणाली का के बीच। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कहता है व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ द FWD 200 UAV, यानी कि अनमैन्ड व्हीकल डेवलप्ड बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित FWD 200 अनमैन व्हीकल का प्राथमिक महत्व क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है, यानी कि हवाई वाहन है। यह दुनिया का पहला सुपरसोनिक अल्ट्रा अनमैन व्हीकल है। यह पानी के भीतर संचालन करने में सक्षम पहला UAV है। यह कृषि और उद्देश्यों के लिए एक वाणिज्यिक ड्रोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यह भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित वाहन है, यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल है। FWD 200 UV डेवलप किया गया है, बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। इनके द्वारा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया गया है डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में। कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल का निर्माण किया गया है। भारत का ये पहला अनमैन्ड व्हीकल है जिसका नाम है FWD 200 UAV, याद रखिएगा। और ये आपको मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, यानी कि मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो कि डिजाइन किया गया है सर्विलांस और कॉम्बैट रोल्स के लिए, लड़ाई के लिए भी और सर्विलांस के लिए। ऑप्टिकल पेलोड्स और मिसाइल लाइक वेपन्स का ये यूज कर सकता है। इट सक्सेसफुली मेडन फ्लाइट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटी इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये उपलब्धि जो है वो भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ते कदम की छाप छोड़ता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल। विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री रिस्पॉन्स ड्यूरिंग बायो वारफेयर, यह युद्ध के दौरान सैन्य प्रक्रियाओं को मजबूत करना। दूसरा कहता है इवेल्यूटिंग इंडियाज प्रिपेयर्डनेस ऑफ जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक्स, जूनोटिक रोग प्रकोप के लिए भारत की तैयारियों का मूल्यांकन करना। तीसरा कहता है टेस्टिंग द रिस्पॉन्स टू केमिकल डिजास्टर, रासायनिक आपदाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना। चौथा कहता है इम्प्रूव रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी सर्विसेज, सड़क दुर्घटना आपातकाल सेवाओं में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनोटिक रोग प्रकोप के लिए भारत की तैयारियों का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। द विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल जो है वो आपको स्पेशली फोकस है भारत के जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक की तैयारियों के संबंध में, जो कि वन नेशन हेल्थ मिशन के तहत चलाया जा रहा है। इट टेस्ट्स द रेडीनेस ऑफ द नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम comprising experts from human health, animal husbandry and wildlife sectors. The mock drill also involves collaboration between agencies such as NCDC and ICMR to strengthen national health capacity. अगला प्रश्न है व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ द GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम ओवर द करंट फास्टैग सिस्टम। मौजूदा फास्टैग सिस्टम की तुलना में GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? टोल शुल्क वाहन के प्रकाश
के प्रकार पर आधारित नहीं है, न कि यात्रा की गई दूरी पर। दूसरा नंबर कहता है इससे टोल प्लाजा पर रुकने का समय जो है वो रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा कहता है यह सिस्टम सैटेलाइट के इस्तेमाल के बिना काम करता है। चौथा कहता है यह पूरी तरह से मैनुअल टोल कलेक्शन सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है। द GNSS बेस्ड electronic fast track collection system aims to eliminate delay caused by stopping at टोल प्लाजा। मतलब टोल प्लाजा पे जो रुकने की जो रुकने से जो देरी होती है उसको वह पूर्णतः खत्म कर देगा। विच इज करेंटली नेसेसरी विद द फास्टैग सिस्टम बाय यूजिंग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये GNSS का उपयोग करेगा और टोल कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, allowing vehicles to pass seamlessly without the need to slow down or stop. The result is reduced congestion and improved traffic flow on highway. Over time, GNSS-based system will phase out by physically toll barriers used in the current system. तो ये जो सैटेलाइट के थ्रू जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन की जो पद्धति है, इससे सबसे पहले तो रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको टोल प्लाजा पे जो जाम लगता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी समस्याएं आती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पार्किंसंस डिजीज प्राइमरली अफेक्ट्स विच टाइप ऑफ सेल इन द ब्रेन। पार्किंसन रोग मुख्य रूप से मस्तिष्क में किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। पहला है ग्लिसियाल कोशिकाएं, दूसरा है न्यूरॉन्स, तीसरा है लाल रक्त कोशिकाएं और उपकला कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन्स। इसकी व्याख्या देखते हैं। पार्किंसंस डिजीज जो है वो आपको प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सबस्टेनिया निग्रा। तो पार्किंसंस डिजीज जो है वो आपको सेल के डेथ होने के कारण होता है और ये आपको डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स के डेथ होने से होता है। और ये पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये दिमाग में एक जो सेल होता है उसका भाग होता है जो कि रेगुलेटिंग मूवमेंट, ये आपको प्रत्येक मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। द लॉस ऑफ द न्यूरॉन्स लीड्स टू द हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस सच एज ट्रेमर, ब्रेडिकिनेसिया एंड रिजिडिटी। तो ये आपको अगर आपने लॉस कर दिया न्यूरॉन्स को तो ये आपको ट्रेमर्स, ब्रेडिकिनेसिया और रिजिडिटी जो है वो लक्षण आप में आना शुरू हो जाएगा और ये पार्किंसन के लक्षण हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।